ये बच्चों आज का हमने टॉपिक शुरू किया था, ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इसको आप देख सकते हैं एक बार कि k इक्वल टू दिस फाइंड इट्स टी हाफ, ऑल्सो हाउ मच टाइम विल रिक्वायर टू डिकम्पोज इट्स 80%। तो ये फार्मूला हम लगा देंगे इसमें और इसमें k की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका ये वैल्यू निकल जाएगी। इसमें log 10 ये आप कर सकते हैं, log 5 की वैल्यू होती है 0.699, यहाँ पुट करके log 5 वाली 0.699 आप रख देंगे तो ये आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। और इसके बाद हमने जो दूसरा न्यूमेरिकल लिया है, ये अगर 50% डिकम्पोजन में 20 सेकंड लगते हैं तो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 75% ऑफ दैट सब्सटेंस। या दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर 40% डिकम्पोजन में 10 सेकंड लगते हैं तो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 60%। तो हमने यही आपका वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं ये केस सारे। K1 इक्वल टू दिस ए, फर्स्ट केस में 100 हो गया तो x हो गया 50, तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना दिया। दूसरे केस में x ए हमारा 100 हुआ तो हमारा x हो गया 75, और ये वैल्यू पुट करने पे दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, दोनों को हम सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद दूसरे तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि आपका ए हमारा 100 है तो फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम में 50 रह जाएगा, नेक्स्ट हाफ टाइम में वो 75% रह जाएगा। तो इसका मतलब 75 जो आपका डिकम्पोज जो बचा हुआ है, जो रिमेनिंग है वो 1/4 हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं ये कि कितने हाफ लाइफ टाइम हो जाएगी 2, तो एक हाफ लाइफ टाइम में आपके 20 लगते हैं तो 2 हाफ लाइफ टाइम में आपके हमारे ये लग जाएंगे 40 सेकंड। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। दूसरे पार्ट को हम ऐसे कर सकते हैं कि इनिशियल आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है 100 है तो x आपका 40 हुआ, 40% डिकम्पोज हो गया तो यहाँ पुट कर दिया। दूसरे केस में x हमारा जो है वो 60% है तो होगा। दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करके और दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके और पार्ट को। इसके बाद हम जो आज का टॉपिक नया शुरू किया हमने, इसमें कुछ टॉपिक हमने लेने हैं। कोलिजन थ्योरी, इफेक्टिव कोलिजन, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये 4 टॉपिक हम आज डिस्कस किए हैं। तो इसमें सबसे पहले कोलिजन थ्योरी है। ये कोलिजन थ्योरी क्या है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल में जो उनकी एवरेज एनर्जी होती है बच्चों, उसमें आपस में वो टकराते हैं, कोलिजन होते हैं। और उसमें व्हेन रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस इन दैट सिचुएशन, कोलिजन आर नोन एज नॉन इफेक्टिव कोलिजन, बट व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस दैन सच टाइप ऑफ कोलिजन नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। सो दे आर हैविंग देयर एवरेज एनर्जी, all molecules are having their average energy. Sometimes we provide temperature and their energy will increase. How much extra energy is required to take place reaction, that is here termed as activation energy. So average energy plus activation energy is equal to energy barrier, and this term is called threshold energy. This is threshold energy. और एनर्जी बैरियर। तो ये हमारा स्टेप से आप इसको कर सकते हैं। जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं जिससे कि रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ हमने डेफिनेशन लिखा है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक प्लेस द रिएक्शन और रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके लिए हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन किया है। जो ब्लू टाइप का ग्राफ है हमारा, ये हमारा एंडोथर्मिक की ये एवरेज एनर्जी है रिएक्टेंट की। एक्स एक्स पे हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेंगे, वाई एक्स पे एनर्जी लेंगे बच्चों। तो ये जो लेवल है हमारा, ये एवरेज एनर्जी होगी हमारी रिएक्टेंट की, ये एवरेज एनर्जी हमारी होगी प्रोडक्ट की। और इसमें यहाँ से इस एनर्जी बैरियर तक जाने के लिए जिससे कि रिएक्शन होगी, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं, ग्रेटर दैन एवरेज एनर्जी बट लेस दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं कि एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट की कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा, तो ये हमारा एंडोथर्मिक का ग्राफ हुआ। और जो रेड कलर का जो ग्राफ है ये हमारी एवरेज एनर्जी प्रोडक्ट की हो गई, और ये एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट की होगी, तो एनर्जी कम होगी, तो ये ग्राफ हमारा हो गया एक्सोथर्मिक का। तीसरा जो ग्राफ है, ये ब्लैक कलर का जो ग्राफ है, ये बच्चों ये हमने लिया है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या करता है, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिससे कि रिएक्शन ईजिली हो जाती है। इससे क्या होगा कि जो ये डिफरेंस है एक्टिवेशन एनर्जी का, इसको ये लोअर कर देता है। तो हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगी तो रिएक्शन हमारी फास्टर होगी। ये हमने आज डिस्कस किया है। उसके बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जो है ये हमने लिया कि जो कुछ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनते हैं जब उनमें कोल्ड बॉन्ड ये H2 और I2 के बीच में रिएक्शन है, तो HH का सिंगल बॉन्ड II का सिंगल बॉन्ड एक साइड में ब्रेक डाउन होने जाएगा, दूसरी साइड में जुड़ने जाएगा। तो ये हमारी इंटरमीडिएट सिचुएशन है। इसमें हम लोग इसको, तो यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इस अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये इसकी जो एनर्जी होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है, तो इसलिए इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और कैटलिस्ट जो हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज एक्सीलरेट रेट ऑफ रिएक्शन, दे आर हाईली एफिशिएंट, दे आर हाईली स्पेसिफिक। क्योंकि हाईली एफिशिएंट का मतलब है कि स्मॉल अमाउंट सफिशिएंट है रिएक्शन को टेक प्लेस करने में। कितना बड़ा अमाउंट आपका रिएक्शन का होगा, रिएक्टेंट्स का होगा, स्मॉल से स्मॉल अमाउंट कैटलिस्ट का उसमें काम करता है। हाईली स्पेसिफिक है कि कल इसका मतलब है कि एक कैटलिस्ट किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करता है, दूसरी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा। ये हमने एग्जांपल लिया, अगर हम सुक्रोज लेंगे, केन शुगर लेंगे, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होगा तो इन्वर्टेज एंजाइम हो जाएगा। अगर हम इसको माल्टोज मानेंगे, केवल एक ग्लूकोज और ग्लूकोज बनेंगे यहाँ पर, तो ये माल्टेज एंजाइम होता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं जिससे रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाएगा। और कैटलिस्ट का जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है या इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कोई उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये हमने आज का टॉपिक कराया था बच्चों। इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए, और कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।